दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। राखी एक बहुत ही चिड़चिड़ी और झगड़ालू स्वभाव की लड़की है, जिसे पल भर में ज्वालामुखी जितना तेज फूटने वाला गुस्सा आता है। और उस गुस्से में न सिर्फ सामने वाले को वो चार बात सुनाती है, बल्कि बिना कुछ सोचे समझे ही मारने भी लगती है। ऐसे ही एक रोज वो अपनी सहेली सुचिता से बोलती है। यार सुचिता, हमें मूवी देखने गए कितने दिन हो गए ना, चल प्लान बनाते हैं मूवी देखने का। अबे मैं तो रेडी हूँ, एनी टाइम फॉर यू। लेकिन हाँ, मेरी मूवी टिकट भी तू ही खरीदेगी। फाइन, चल तेरा मूवी टिकट भी मैं खरीद दूंगी। तू भी क्या याद रखेगी कि मैंने तुझे मूवी दिखाई थी। इतना बोलकर वो दोनों अपने घर चली जाती हैं और राखी अपने फोन से 2 टिकट्स बुक कर देती है। अगले ही दिन दोनों सहेलियां शॉर्ट ड्रेस पहनकर थिएटर के अंदर मूवी देखती हैं और कुछ ही देर में मूवी खत्म होने के बाद दोनों बाहर आती है और सुचिता बोलती है, क्या मूवी थी, ऑसम यार, मजा ही आ गया। मैं सारा क्रेडिट क्या मूवी को ही दे देगी? मुझे भी तो दे, थैंक यू बोल मुझे। तेरी टिकट तो मैंने ही बुक की थी ना। दोनों बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ दक्ष नाम का लड़का चलकर उनके पास आता है और बोलता है, हेलो गर्ल्स। ओ मिस्टर, जान न पहचान हमारे पास खड़े कैसे हो गए तुम? तो अब कर लेते हैं ना जान पहचान। वैसे आप इस ड्रेस में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। मिस, क्या नाम है आपका? जी, इसका नाम राखी है और मैं इसकी फ्रेंड सुचिता। आपका नाम क्या है? ओए, तूने इस बंदर सी शक्ल के लड़के को मेरा नाम क्यों बताया? हट यहाँ से। अरे इन जैसे आवारा लड़के को मैं 1 मिनट में सीधा करना जानती हूँ। हाँ तो कहाँ थे हम? बहुत सुंदर लग रही हूँ ना मैं आपको? जी हाँ, आप बेहद खूबसूरत हैं। अच्छा, तो अब तो आपको मुझसे प्यार भी हो गया होगा। वो हाँ, आप यही समझ लीजिए, आप मुझे बहुत अच्छी लगी। इतना बोलकर राखी अपने पैरों में पहनी हुई हाई हील निकालने लगती है। ये देखकर दक्ष बोलता है, अरे, ये नीचे आप अपनी सैंडल क्यों देख रही हैं? और कहती है, हाँ तो कहाँ थे हम? ये लो और ये भी लो। उतर गया तुम्हारे प्यार का नशा या और उतारूं? अरे नहीं, बस कोटा पूरा हो गया। आई एम सॉरी। आगे से ना मेरे आसपास तुम नजर भी आए ना तो सोच लेना। इस बार तो बस 5 नंबर की सैंडल से मारा है, अगली बार पब्लिक से पिटवाऊंगी। चल सुचिता। इस तरह झगड़ालू और लड़ाकू स्वभाव की राखी दक्ष के खूबसूरत कहे गए शब्दों के लिए उसे अपनी सैंडल से बहुत मारती है और वहाँ से अपनी सहेली सुचिता को लेकर आने लगती है। तभी सुचिता बोलती है, तो पागल है क्या राखी? अरे ऐसा भी क्या कह दिया था उसने तुझसे जो तूने उसे इतना पीट डाला? तू पागल है, मैं नहीं। तूने देखा नहीं, वो लड़का मुझे छेड़ रहा था। जी नहीं, तू उससे अच्छी लगी इसलिए बस नाम पूछ रहा था तुझसे। अगर वो मुझसे बोलता ना तो मैं सामने से उसे प्रपोज करती। इतना हैंडसम था वो। तू सच में सबसे झगड़े करती रहती है। ना जाने तेरे घर वाले तुझे दिन रात कैसे झेलते हैं। अपनी सहेली के मुंह से अपने लिए ये सब सुनकर राखी को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी सहेली को धक्का देते हुए बोलती है और इस बार सुचिता खड़ी होकर उसे धक्का देते हुए बोलती है, तू मेरी दोस्त है इसलिए कब से मैं सह रही थी, लेकिन तुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था। अब खुद नीचे गिर के कैसा लग रहा है तुझे? ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तू मेरा तांडव देखेगी। गुस्से में उबलती हुई राखी अपनी सहेली को नॉन स्टॉप चाटे मारकर उसका गाल लाल करते हुए उसके बाल पकड़कर घुमाते हुए बोलती है, सुन ले डायन, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, समझ गई? इसलिए आज जो तुझे मूवी दिखाई है ना, उसके टिकट के 500 रुपए मुझे जितनी जल्दी हो सकता है ना ला कर दे, वरना तेरे बालों से उठा के पटक पटक के मारूंगी। राखी अपनी सहेली से झगड़ा करके उसे अधमरा सा करके अपने घर चली जाती है, जहाँ उसकी माँ बोलती है, अरे राखी, ये तेरा मुंह क्यों इतना टेढ़ा हो रखा है? फिर से किसी से लड़ के आई है क्या? माँ, क्या आपको मैं झगड़ालू दिख रही हूँ? भाभी, जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ और हाँ, ठंडा लेकर आना। किचन में काम कर रही पूजा जल्दी से अपनी झगड़ालू ननद के लिए पानी लेकर आती है और इस बार राखी अपनी भाभी पर गुस्सा करते हुए बोलती है, भाभी जल्दी से आ नहीं सकती क्या? कछुए की चाल में चल रही हो। अरे तू अपना गुस्सा अपनी भाभी पर क्यों निकाल रही है? वो कोई रोबोट थोड़ी ना है जो 2 सेकंड में आ जाएगी। माँ, आप तो भाभी की साइड ना ही लो तो अच्छा है। अरे राखी, झगड़ा मत करो, ये लो पानी पियो। मैं झगड़ा कर रही हूँ? हाँ माँ,
तुमने ही भाभी को सर पर चढ़ा रखा है। देखो कैसे इनकी जुबान खुल रही। अरे ठीक है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बेचारी पूजा को बिन बात अपनी ननद से सास की तरह 4 बातें सुननी पड़ती है, जिसके बाद उसकी ननद पानी पीती है और बोलती है, भाभी ये एकदम नॉर्मल सा पानी है। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे ठंडा पानी चाहिए। मेरे लिए बिल्कुल चिल्ड वाटर लेकर आओ। आपके कान बंद है क्या? सुनाई नहीं देता? वो मैंने सुना नहीं था, रुको मैं लेकर आती हूँ। किचन में जाकर पूजा दोबारा पानी लेकर आती है और राखी को देते हुए बोलती है, ये लो राखी, जितना मन हो पी लो। अरे भाभी इतना भी ठंडा नहीं, ये तो बिल्कुल बर्फ है। इससे थोड़ा कम ठंडा लाना था ना। राखी तू एक बार में नहीं बता सकती? क्यों बेचारी को बार बार तंग कर रही है? हाँ माँ, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? पूजा भाभी इस घर की बहू है। मेरी खातिरदारी करना और इस घर का काम करना उनका फर्ज बनता है। अच्छा राखी, वो घर के सारे काम करे वो उसका फर्ज है, और रोज रोज झगड़ा करना क्या वो तेरा फर्ज है? अरे वो तेरा खाना तेरे कमरे तक ले जाती है, चाय नाश्ता लेकर जाती है, क्या वो तेरा फर्ज नहीं है कि तू खुद से ले ले? हाँ हाँ, जा रही हूँ अपने कमरे में। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस जंट भाभी ने आपके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, जो आप इसकी साइड लेती रहती। इस तरह कुछ वक्त गुजरता है और एक रोज हेमलता बोलती है, पूजा बहू ये ले पैसे, आज मार्केट जाकर 4 अच्छी बेडशीट ले आना। माँ मैं भी जाऊंगी भाभी के साथ मार्केट। थोड़ी ही देर में ननद भाभी की ये जोड़ी मार्केट जाती है। तभी राखी की नजर सेल में बिक रहे बेडशीट पर जाती है और वो बोलती है, भाभी वो देखो बेडशीट की सेल लगी है, चलो ना। राखी वो सेकंड हैंड है, उसमें से मैक्सिमम खराब होते हैं, हम दुकान से ले लेंगे। भाभी ये जरूरी तो नहीं कि सेल में बिकने वाली सारी चीजें खराब ही हो। मुझे तो ये लगता है कि आप माँ के दिए हुए पैसों को ना जानबूझकर महंगी बेडशीट पर उड़ाना। अपनी ननद की बातें सुनकर ना चाहते हुए भी उसे वहाँ जाना पड़ता है और राखी ब्लू एंड रेड कलर की 2 अलग अलग बेडशीट लेती है और बिना उन्हें देखे ही वो पैसे दे देती है। तभी पूजा उसे बोलती है, अरे राखी जरा इसे खोल कर देख लो कि ये सही है या नहीं। अरे ठीक है देख। राखी जैसे ही बेडशीट खोल कर देखती है तभी उसकी नजर दोनों चादरों के रफू पर जाती है और वो दुकानदार से बोलती है, ओ भाई साहब देखो इसमें छोटे छोटे छेद है, इसे चेंज करो। अरे अब क्या 100 रुपए में तुम मखमल की बेडशीट लोगी? देखो मुझसे ज्यादा पंगे मत लो, चुपचाप से इसे वापस करके दूसरी बेडशीट दो हमें। इस तरह वो उस दुकानदार से लड़ने लगती है और खरीदे हुए बेडशीट के चिथड़े करके अपने पैसे वापस लेती है। आसपास खड़े लोग ये सब देखते हैं और जाते हुए राखी बोलती है, घटिया बेडशीट बेच रहा है, तुझे तो मैं देख लूंगी। इतना बहस करने के बाद दोनों घर आती हैं, जहाँ हेमलता बोलती है, अरे बहू तुम दोनों बेडशीट नहीं लाए? माँ जी पूछिए मत, आज राखी ने मार्केट में भी झगड़ा कर लिया। इन्हें मैंने मना किया था कि उस सस्ते बेडशीट वाले के पास मत चलो, लेकिन इसने मेरी सुनी ही नहीं। हाँ हाँ कर लो चुगली, भाभी आपको तो ना बहाना चाहिए। बस करो राखी, अब तक हम सब कुछ इसलिए सह रहे थे कि तुम में नादानी थी, लेकिन अगर तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही रहा तो कल को इस मोहल्ले में रहना हमारे लिए दुर्भर हो जाएगा। सही कह रही है बहू, अरे अब तो बड़ी हो गई है नालायक, झगड़ा करना छोड़ दे। अपनी माँ और भाभी के समझाने पर राखी को याद आता है कि कैसे मार्केट के लोग उसे ऐसे झगड़ते हुए देखकर उस पर हंस रहे थे। सब कुछ सोचने के बाद वो बोलती है, हाँ भाभी आप और माँ एकदम सही कह रहे थे। अब से मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगी। अब मैं बिल्कुल आपकी तरफ हूँ। इस तरह देर से ही सही, लेकिन राखी को अकल आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी सहेली और बाकी सब से माफी मांगती है और इस तरह राखी का झगड़ालू स्वभाव हमेशा के लिए खत्म। शारदा अपने पति किशोर के मरने पर बहुत रो रही थी और अपनी बहू नेहा के कंधे पर सर रखते हुए वो बहुत दुखी होकर बोलती है, हाय रे किशोर जी, क्यों चले गए मुझे छोड़ के? इस बुढ़ापे में इस बुढ़िया का एक आप ही तो सहारा थे, अब मैं कैसे जीऊंगी? माँ जी संभालिए अपने आप को, ससुर जी जहाँ भी गए होंगे खुश ही होंगे, क्योंकि उन्हें आपसे मुक्ति जो मिल गई। क्या बोला बहू? वो मेरा मतलब था कि कितना परेशान थे वो इस दर्द भरी जिंदगी से, अब फाइनली उन्हें मुक्ति मिल गई।
शुगर के मरीज थे, कुछ खा भी नहीं पाते थे और मीठे के तो वो कितने शौकीन थे। अब मर गए हैं तो कम से कम चैन से ऊपर जाके जो दिल करेगा वो खा तो लेंगे। ये तो तूने सही कहा बहू। कितना रोकती थी मैं इनको मीठा खाने से ताकि जल्दी ऊपर न जाए, लेकिन फिर भी चले गए। अब तो मुझे मीठे से भी नफरत हो जाएगी। शारदा अपना दुख अपनी बहू के कंधे पर लेटकर बयान कर रही थी। तभी उसका बेटा अमन उसे समझाते हुए बोलता है। माँ क्यों रो रही हो? तुम पिताजी को रोते हुए विदा करना चाहती हो? अरे जो होना होता है वो होकर ही रहता है, उसको कौन रोक सकता है? ये सब कुछ दूर कोने में खड़ी एक काली सी परछाई देख रही होती है, जो मरे हुए किशोर के रूप में बदलकर बोलती है। मैं जब जिंदा था तब तो कोई कदर नहीं थी, ऊपर से मीठा खाने से भी रोकते थे। लो, रोक के क्या उखाड़ लिया? मर तो मैं फिर भी गया। अब देखना, मुझे शुगर की बीमारी के चलते मीठा नहीं खाने दिया था ना, अब मैं तुम सबको भी मीठा खिला खिला कर मरीज बना दूंगा। किशोर अपनी पत्नी शारदा के अंदर आता है, जिसके बाद उसकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है और वो अपने बेटे से बोलती है। नालायक, नकारा, यहाँ ज्ञान मत दे, जाकर मेरे लिए 1 किलो काजू कतली लेकर आ। पर माँ अभी पापा की डेथ हुई है और तुम काजू कतली खाना चाहती हो? हाँ खानी है, लेकर आ चुपचाप, नहीं तो तुझे भी तेरे बाप के पास भेज दूंगी। चल जल्दी कर। अमन डर के मारे वहाँ से काजू कतली लेने चला जाता है, लेकिन शोक सभा में बैठे सभी लोग शारदा का ये रूप देखकर बातें बनाने लगते हैं। तभी किशोर शारदा के शरीर से निकल जाता है और शारदा बोलती है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के बस में थी। हे भगवान, पति के जाने का सदमा मेरे दिमाग पर लग गया है। दिमाग क्या, अभी तेरे दिल पर और शरीर पर भी लगेगा जब दिन रात मीठा खाएगी। कुछ देर में अमन अपनी माँ को मिठाई का डब्बा लाकर देते हुए बोलता है। लो माँ, तुमने मंगवाई थी ना काजू कतली, लो खा लो। पागल है? अरे शर्म नहीं है क्या? तेरे पिताजी को गए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और तू मुझे काजू कतली खिला रहा है? नालायक, ये कोई खुशी की बात है जो मिठाई लेकर आया है? खुद ही तो बोला था अपने राने को, हद है। झूठ, मैंने कब बोला? खुद ही का मन कर रहा होगा खाने का। शारदा के इतना बोलते ही किशोर वापस से उसके अंदर घुस जाता है, जिसके बाद शारदा अमन के हाथों से मिठाई छीनकर वहीं सब के सामने ठूसने लगती है। ये देखकर अमन नेहा से बोलता है। अभी कह रही थी कि ये कोई मीठा खाने का वक्त है और अब देखो। लगता है माँ जी को ससुर जी की मौत का गहरा सदमा लग गया है। बेचारे अमन और नेहा को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर शारदा को क्या हो गया है। कुछ दिन तो यूं ही गुजरते हैं। किशोर की आत्मा शारदा के शरीर में घुसकर आए दिन मीठा खाने की डिमांड करती। एक सुबह शारदा अपने कमरे से बाहर आकर नेहा को मिठाई खाता देखती है, तो उसके पास आकर बोलती है। नेहा बहू, अगर खुद की पेट पूजा हो गई हो तो जरा मेरे लिए चाय बना के ला दे। नेहा के अंदर उसी वक्त किशोर आ जाता है, जो शारदा को अपने अंदाज में जवाब देता है। क्यों शारदा? अरे पूरा दिन बहू चाय बना, बहू नाश्ता बना, बहू खाना बना, यही करती रहती है, कभी खुद भी कोई काम कर लिया कर। बहू, ये क्या कैसे बोल रही है तू? तेरी आवाज तेरे ससुर जी जैसे कैसी हो गई? ससुर ही हूँ इसका, तो इसके जैसे ही आवाज होगी ना। और अब मेरा दिमाग मत खा, जाकर मेरे लिए चीनी वाली चाय बना कर ला। पर आपको तो शुगर की बीमारी थी ना, आप चीनी वाली चाय कैसे पी सकते हैं? चुप रह। अरे जीते जीते मुझे मीठा खाने से रोका है, कम से कम मरने के बाद तो मत रोक। अब रोक के क्या करेगी? मरे हुए को मरने से रोकेगी? नहीं, अभी लाती हूँ। शारदा डरते हुए रसोई में चाय बनाने जाती है, जहाँ वो अमन को कॉल करके सारी सच्चाई बता देती है। इतने में ही नेहा के शरीर में घुसा किशोर घर में रखी सारी मिठाई को चट कर देता है, जिसके बाद उसको पड़ोसन माया के घर से खीर की खुशबू आती है, तो वो वहाँ जाकर बोलता है। अरे माया बहन जी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आपने मेरी फेवरेट खीर बनाई है। अरे नेहा बहू, तुम ये आवाज बदल के क्यों बोल रही हो? अपने ससुर की नकल कर रही हो? अरे मैं किशोर ही हूँ, आप भी ना। अरे आपकी खीर की खुशबू तो मेरे घर से खींच ले आती थी, मुझे भूल गई? क्या कहा? किशोर, आप तो मर गए थे ना? अरे तो क्या हुआ, मैं मर के भी आपकी खीर खाने लौटा हूँ।
देख लो मेरा और आपका प्यार कितना गहरा है। क्या मतलब? मतलब आपकी बनाई खीर से प्यार। आप भी ना माया जी। बेचारी माया डर के मारे बेहोश ही हो जाती है। तभी उसके घर में अमन और शारदा आकर नेहा को माया को उठाते हुए देखते हुए बोलते हैं। हाय हाय अमन, देख तेरे पिताजी की आत्मा ने माया बहन जी को मार दिया। अब क्या होगा? इनको तो जेल होगी। नहीं नहीं, मेरी बहू को जेल होगी, वो अंदर चली जाएगी। ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने तो बस खीर मांगी थी और इतने में ही बेहोश हो गई, मरी नहीं है। मारकर भी चैन नहीं मिला आपको। खीर खाने वापस चले आए। चलो अभी घर। शारदा और अमन नेहा को लेकर आते हैं, जहाँ पर नेहा के अंदर से किशोर निकलकर अपनी डरावनी शक्ल सबको दिखाते हुए बोलता है। तुम ना हमेशा से ऐसी ही हो। मुझे खीर तो खाने देती कम से कम। माया जी ने मेरे लिए खीर बनाई थी इतने प्यार से। अच्छा, तो तभी टपके हो तुम। अरे शुगर के मरीज के लिए मीठा जहर होता है, इसलिए तुमको रोकते थे। लेकिन नहीं, तुमको तो छुप छुप के खाना होता था। देख लिया नतीजा। हाँ तो क्या हुआ? कम से कम उन्होंने मेरी मीठा खाने की ख्वाहिश को अधूरा तो नहीं छोड़ा। हे भगवान, ये आदमी मीठा खाने के लिए आत्मा बनकर भटक रहा है। सच सच बताना, उस दिन तुम्हारी शोक सभा में तुम्ही ने वो काजू कतली मंगवाई थी ना? हाँ तो क्या करता, मुझे मीठा खाने का मन करता था, तुम खाने ही नहीं देती थी और मेरी मौत हो गई। अब ये इच्छा अधूरी थी, इसीलिए मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसीलिए अब मुझे जल्दी कुछ मीठा खिला दो। अपनी सास और आत्मा बने ससुर को ऐसे बातें करते हुए और लड़ता देखकर बेचारी नेहा तो हैरान थी। वो अपने पति अमन को धीरे से बोलती है। अरे सुनो, माँ जी को तो ससुर जी की आत्मा से भी डर नहीं लगता। देखो कैसे बातें कर रही हैं जैसे वो जिंदा हो। अरे पत्नियों के सामने तो जिंदा पति की कोई औकात नहीं होती। पापा जी तो फिर भी निकल लिए हैं। पर हमें पापा जी की आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ तो करना होगा। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। अमन अपने पिता की आत्मा से उनकी मुक्ति का मार्ग पूछते हुए बोलता है। पापा, आप कब तक यूं आत्मा बनकर भटकते रहेंगे? आपकी मुक्ति का कोई रास्ता तो होगा ना? तू मुझे आत्मा बनकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता क्या? ऐसी बात नहीं है पिताजी। मृत्यु के बाद अगर आप ऐसे ही भटकते रहेंगे तो आपका दूसरा जन्म नहीं होगा। फिर आप हमेशा मीठा खाने से दूर ही रहोगे। मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रहा था। पहली बार तूने कुछ अच्छा बोला। वैसे भी मैं मरने के बाद भी तेरी माँ की शक्ल नहीं देखना चाहता। इसीलिए जल्दी से मेरी मुक्ति का रास्ता ढूंढकर तुम मुझे मुक्ति दे दो, ताकि एक नए शरीर के साथ मैं मीठा खाने की ख्वाहिश पूरी कर सकूं। किशोर के ऐसा कहने पर नेहा, अमन और शारदा अपने खानदानी पंडित को सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद पंडित जी किशोर के नाम की शादी पूजा करने को कहते हैं। साथ ही उसके नाम पर 10 किलो अलग अलग मिठाई भी दान करने को बोलते हैं, क्योंकि उसकी आखिरी ख्वाहिश ही यही थी कि वो मीठा खाना चाहता था। पंडित जी के कहे अनुसार 2 दिन बाद शारदा, अमन और नेहा के हाथों शांति पूजा करवाकर 10 किलो मिठाई का दान करवा देते हैं, जिसके बाद किशोर को एक दिव्य ज्योति आसमान से लेने के लिए आती है और वो जाते जाते शारदा से बोलता है। अरे सुनो, मैंने तुम्हारे शरीर में रहकर बहुत मीठा खाया है, इसीलिए अपना चेकअप करवा लेना। अगर तुमको भी शुगर हुई तो मैं तुम्हारे ऊपर वेट करूंगा। नहीं! बेचारी शारदा अपने पति को पूरी जिंदगी मीठा खाने से रोकती है, पर उसकी सजा में किशोर उसको ही शुगर का मरीज बनाकर निकल जाता है। अनिका को तरह तरह के रोल खाने का बहुत शौक था, पर जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था वो था एग रोल। वो आए दिन कभी बाजार में, कभी कॉलेज कैंटीन में एग रोल खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कमरे में बैठी अनिका अपने भाई शरद के साथ कैरम खेलने में जीत जाती है, जिसके बाद वो बोलती है। ये देख शरद, आंखें फाड़ फाड़ के देख ले, मैं जीत गई हूँ। चल अब अपनी शर्त पूरी कर। कौन सी शर्त? मुझे याद नहीं। ओए, ये ड्रामे नहीं चलने वाले तेरे, भूल गया? खेलने से पहले हमने शर्त लगाई थी कि हारने वाला एग रोल खिलाएगा, और अब मैं जीत गई हूँ, तो सीधी सी बात है भाई, तू हारा है। चल खिला अब एग रोल। ठीक है बुक्कड़, लाता हूँ। ओए रुक रुक, मैं तेरे साथ चलती हूँ। तू जाएगा धीमे धीमे कछुए की रफ्तार में, और जब तक एग रोल लाएगा वो ठंडे हो जाएंगे। और जो मजा गरम गरम एग रोल खाने में ना, ओए होए होए होए, वो तो वहीं जाकर है। मैं तेरे साथ चलूंगी, वहीं खाऊंगी। हाँ,
चल वहीं ठूस लियो तेरे एग रोल। दोनों एग रोल की दुकान पर पहुंच जाते हैं, जहां अनिका ढेर सारे एग रोल खाकर लंबी डकार मारते हुए बोलती है, वाह वाह, सचमुच ये टेस्टी टेस्टी चीजी वेजिटेबल एग रोल खाकर तो जन्नत ही मिल गई। शरद एक और खिला दे प्लीज, बहनों ना मैं तेरी। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू कहे तो एग रोल की पूरी दुकान तेरे नाम कर देता हूँ। सच्ची कर दे फिर जल्दी से, मेरी तो मौज हो गई। अबे हप्सी, शर्त सिर्फ 2 रोल की थी पर तू डबल का भी डबल खा चुकी है और अभी फिर तुझे एक और चाहिए। तेरा पेट है कि पिटारा, भरने का नाम ही नहीं ले रहा। 7 जन्म की भूख लेकर पैदा हुई है क्या? अब तूने इतना सुना ही दिया है तो एक एग रोल और खिला देना पक्का। ये वाला ना लास्ट है, सच में तू ही बताना कैसे रोकूं खुद को। ये एग रोल इतने यम्मी है ना, मतलब दिल करता है कि बस खाती रहूं। खिला देना प्लीज लास्ट। और वैसे भी किसी भूखे को खाना खिलाना ना बड़े पुण्य का काम होता है। हाँ हाँ लगा ले जितना मर्जी बटर, ये आखिरी बार है अब। अगर मुझे पता होता ना कि तेरी इस एग रोल की शर्त में मेरी 1 महीने की पॉकेट मनी 1 दिन में लुट जाएगी तो मैं सावधान हो जाता। जाने किस बकलोल ने इस एग रोल का आविष्कार किया। एग रोल खाने की दीवानी अनिका एग रोल खाकर ही अपना पेट भर लेती है और दोनों भाई बहन घर पहुंचते हैं, जहां उनकी माँ रेवती बोलती है, अरे आ गई दोनों, चलो खाना खाते हैं। माँ मेरा पेट तो एकदम मस्त तरीके से फुल है। ऐसा क्या खा लिया तूने जो भूख ही नहीं है? एग रोल ठूसे है माँ इसने। अरे दादा, फिर से एग रोल खाया इसने। इसकी इस आदत से तो मैं दुखी हो चुकी हूँ। इतना ज्यादा अंडा, मैदा और तीखा खाना सही नहीं है। बार बार समझा चुकी हूँ तुझे, लेकिन तुझे मेरी बात समझ ही नहीं आती। प्लीज माँ, मैं एग रोल के खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती, बस बाय। वक्त बीतता है, जिसके बाद अनिका की एग रोल खाने की आदत बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ने लगती है और रेवती के समझाने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, जिससे तंग होकर रेवती उसकी शादी के लिए रिश्ते देखती है। और एक दिन अनिका के लिए आनंद नाम के लड़के का रिश्ता आता है। आनंद अपनी माँ ममता के साथ उसे देखने आता है और फिर पारिवारिक रजामंदी के साथ जल्द ही उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद अनिका ससुराल की तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है। एक दिन आनंद ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, जिस पर अनिका बोलती है, अरे आनंद जी, आप ऑफिस से इतना जल्दी कैसे आ गए? क्यों, मेरे जल्दी घर आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोच रही थी कि आज आप जल्दी आ गए हैं तो हम कहीं बाहर घूमने चले, इसी बहाने एग रोल भी खा लूंगी। हाँ क्यों नहीं, तुम रेडी हो जाओ, चलते हैं। दोनों रेडी होकर निकल जाते हैं और दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां आनंद कहता है, अनिका क्या खाओगी बताओ? एग रोल मंगवा दीजिए, वो भी 5-6। हाय वो मेरे फेवरेट है। सोचते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से मंगवा दो। थोड़ी ही देर में अनिका के एग रोल का ऑर्डर उसकी टेबल पर आ जाता है और वो उस पर टूट पड़ती है, जिसे देखकर आनंद बोलता है, अरे आराम से खाओ अनिका, ये सारा का सारा एग रोल तुम्हारा ही है, तसल्ली रखो। आनंद जी, वो क्या है ना कि एग रोल मेरा पहला प्यार है और आज इतने दिनों बाद खा रही हूँ ना, इसका ये चटपटा स्वाद, चीजी फ्लेवर और इसका ये क्रिस्प, मतलब मेरी ना आत्मा की तृप्ति हो गई है इसका एक एक निवाला अपने मुंह में डालकर। हाय कसम से मजा ही आ जाता है एग रोल खा के। मैं कह रही हूँ कि मेरा पेट फुल हो ना और कोई मुझे ऑफर करे, मैं तो भी एग रोल खा लूंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें एग रोल खाना इतना पसंद है, आज देख रहा हूँ। सिर्फ इसे खाना नहीं, ये तो मेरी जरूरत भी है। ये एग रोल खाने की आदत ना मुझे मेरी एक कॉलेज की दोस्त से मिली थी। इसे खाकर ना आनंद ही आनंद आ जाता है। और देखो, आपका तो नाम भी आनंद है। एग रोल खाने के बाद भी अनिका घर ले जाने के लिए पैक करवा लेती है। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं, तभी अनिका की सास ममता बोलती है, आ गए तुम दोनों। बहू क्या खाया पिया और कहाँ घूमे फिरे? कहीं नहीं, बस रेस्टोरेंट में ही गए थे माँ। माँ जी, आज मैंने इतने दिनों बाद मेरा पसंदीदा एग रोल खाया है। सच्ची मजा ही आ गया। हाय एग रोल। क्या बोली?
ई कौन सा नाम है बहुरिया? इगरेल बिगरेल ऐसन भी कोनो खाना के नाम होवत है? इससे अच्छा तो लिट्टी चोखा है। इकराल बिकराल पता नहीं का सा नाम बोलत है। माँ जी मैंने एग रोल कहा था, आपको बोलने में दिक्कत हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, ये लीजिए, मैं आपके लिए भी लाई हूँ। आप इसे खाइए और इसके स्वाद में खो जाइए। एग रोल के नाम से अनजान ममता उसी जैसे ही खाती है, तभी वो बोलती है। अरे बुर्बक, साफ साफ कहती ना, मादी लपेट हुआ अंडा रोटी लाए हैं। भारी भरकम नाम लिए जा रही थी तब से, और इमा पैसे फूके की कौन जरूरत रहे? ये तो घर पर भी बनावल जा सकत है आसानी से। माँ जी इसे एग रोल ही कहा जाता है। आप मेरे एग रोल के नाम के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। खिलवाड़ तो तोरे सेहत के साथ हो सकता है बहुरिया। जब भी अगरम बगरम खाकर तू बीमार पड़ी है ना, तब तो के ये रोल ना सब कुछ गोल गोल दिखाई दी। माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। और मैं सोच रही थी कि अब बाहर पैसे लगाने से अच्छा है कि मैं घर में ही एग रोल बना के खा लिया करूँ। वक्त बीतता है, पर अनिका की जुबान पर एग रोल के स्वाद का खुमार लगातार बढ़ता ही चला जाता है और वो दिन भर एग रोल खाने के चक्कर में घर के हेल्थी खाने से कोसों दूर भागने लगती है, जिसे देखकर उसकी सास ममता बोलती है। बहुरिया, हम देखते हैं कुछ दिनों से तो के घर की रोटी नीक नहीं लागत है, हर वक्त एग रोल खात रहते है। माँ जी आप मेरे खाने पर नजर क्यों लगा रही हैं? मेरा आपसे एग रोल खाना देखा नहीं जा रहा क्या? जलन हो रही है आपको मुझसे? अरे हम तुहार सास है, दुश्मन नहीं। तुहार भला चाहत है और ये हम तो उसे जलत नहीं है, बल्कि तो के जले से बचावे के कोशिश करत है। वो कैसे? अरे अंडा के तासीर गर्म होते है, ये सब ज्यादा खाए से तोरे पेट में गर्मी फूक दिए और ये तू बीमार पड़ जाइए तो हम के हॉस्पिटल के चक्कर काटे के पड़ी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये भी तो रोटी जैसा है, फिर ये मुझे नुकसान कैसे करेगा? अरे अकल भी ई एग रोल में लपेट के खा गई है का? तोरे एग रोल रोटी में और साधारण रोटी में जमीन आसमान का अंतर है। ये मैदा की रोटी है और ई में लपेटल है अंडा, और अधिक मात्रा में बटर भी है, उसे शरीर में मोटापा हो सकत है। देख अपन हालत, ये रोल खा खा कर तो गेंद के जैसन गोल मटोल हो गई है। ये अच्छा संकेत नहीं है। माँ जी मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं सब जानती हूँ। आप मुझे मेरे एग रोल से दूर करना चाहती हैं, इसलिए ये सब बोल रही हैं। पर सॉरी, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। अनिका अपनी सास की बात को अनसुना करते हुए वापस से एग रोल खाने लगती है। वक्त बीतने के साथ ज्यादा मात्रा में खाया गया एग रोल अपना नुकसान दिखाना शुरू करता है, जिसके साथ अब अनिका का वजन भारी भरकम होने लगता है और इसी के साथ उसे अंदरूनी कमजोरी भी महसूस होने लगती है, जिसके साथ वो अब बेहद बीमार हो जाती है और सभी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके बोलते हैं। मिस्टर आनंद, आपकी वाइफ को फूड पॉइजनिंग हो गई है। ज्यादा मात्रा में स्पाइसी और ऑयली चीजें खाने के कारण इनके पेट में चिकनाहट भी हो गई है, इसलिए अब इन्हें कुछ भी तला भुना या बाहर का खाने बिल्कुल मत दीजिएगा। क्या इसका मतलब अब मैं अपना फेवरेट एग रोल नहीं खा पाऊंगी? जी बिल्कुल भी नहीं। एग रोल ज्यादा खाने के कारण आज आपकी फैमिली और आप भी कितनी परेशान हैं। देखिए, ये सब जंक फूड हेल्दी नहीं होते। अगर आपको अपनी जिंदगी से प्यार है तो आपको एग रोल खाना छोड़ना ही होगा। डॉक्टर की बात सुनकर अनिका सोच में पड़ जाती है, जिसे देखकर ममता बोलती है। अरे कौन से सोच में पड़ी है? जिंदगी से प्यार नहीं का? देख ले, आज तोरे एग रोल के कारण तू अस्पताल में पड़ी है। अगर तू नहीं चाहता है कि फिर से सर चकराए या फिर एग रोल के कारण सब कुछ गोल गोल नजर आए, तो छोड़ दे अपन एग रोल के चस्का। पर माँ जी, मुझसे फीका खाना नहीं खाया जाता, ये आप भी जानती हो। मुझे एग रोल की आदत है। उका भी जबरदस्त तोड़ है हमारे पास। हाँ, शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हुई, पर तो के बिल्कुल ऐसा ही एग रोल जैसन सब्जी रोल बना के दिए हम। बस फर्क इतना हुई कि वो घर के हेल्दी खाना हुई, जो उनकी खाए थे तो बीमार नहीं बल्कि सेहतमंद और बलवान हो जाइए। अनिका अपनी सास की बात से संतुष्ट हो जाती है, जिसके बाद वो एग रोल की जगह घर की हेल्थी वेजिटेबल रोल खाने की आदत को अपना लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।